morning everyone, welcome to Study Light, making your study lighter and easier। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th एसएसटी की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर सॉइल ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको दी हैं दो पिक्चर्स दी गई हैं। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, विच पिक्चर डू यू लाइक मोर, पिक्चर 1 और पिक्चर 2 डिस्कस। तो यहाँ दो पिक्चर दी गई हैं। एक पिक्चर में है एक आदमी आरी के साथ एक पेड़ को काट रहा है और दूसरी पिक्चर में कुछ आदमी मिलकर प्लांटेशन कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स हम सेकंड पिक्चर को ही पसंद करेंगे क्योंकि उसमें प्लांटेशन किया जा रहा है, जबकि पहली जो पिक्चर है उसमें पेड़ों की कटाई चल रही है। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं अब। सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इन विच प्लांट्स ग्रो। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो सॉइल है वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि जो सॉइल है उसको रिन्यू किया जा सकता है। और सॉइल है क्या एक्चुअल में? सॉइल है हमारी जो पृथ्वी है, इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वो है सॉइल, जिसमें कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, जिस पर कि हम अपना घर या मकान बनाकर रहते हैं, वो सॉइल है। इट इज़ मेड ऑफ पीसीज ऑफ रॉक्स, सिल्ट, सैंड, क्ले एंड द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो ये हमारी सॉइल है, जो पृथ्वी की टॉप मोस्ट लेयर है, ये किन से मिलकर बनी है? ये मिलकर बनी है छोटे छोटे जो रॉक्स के पीसीज हैं उनसे, सिल्ट से। सिल्ट आपको पता है जो बहुत बारीक सैंड होती है वो, और जो सैंड है वो क्ले। इसके साथ साथ जो हमारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं जब वो डेड हो जाते हैं और जब डिके हो जाते हैं, जो उनके जो रिमेन्स बचते हैं वो सभी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी जो सॉइल है वो बनी है। दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय अ नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस। अब इन सारी चीज़ों से जो सॉइल है हमारी वो मिलकर बन तो गई है, लेकिन सॉइल के बनने का जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय नेचुरल फोर्सेस over a period of time. These pieces mix with plant and animal remains to form soil. It takes thousands of years to form a layer of soil. तो जो ये हमारी सॉइल है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनके प्रेशर की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। अब अगर मान लीजिए किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश की वजह से जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो और ज़्यादा बारीक पिसती जाती हैं। या कोई ऐसा एरिया है जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा फ़्लो है, तो पानी के बहाव की वजह से भी इन रॉक्स में घिसाव आता है, जिसकी वजह से ये चट्टानें टूटती हैं। इसके अलावा मान लीजिए कहीं स्नोफॉल होता है तो वहाँ स्नोफॉल की वजह से उन पत्थरों के ऊपर बर्फ़ जम जाती है, और जब बाद में जब बर्फ़ पिघलती है, सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो वो चट्टानें चटक जाती हैं। बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधियाँ चलती रहती है, तो उस आंधी की वजह से भी जो हमारी सॉइल है वो बनती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 साल में ही सॉइल बनकर तैयार हो जाती है। इसमें सैकड़ों हज़ारों साल लगते हैं हमारी जो सॉइल की एक छोटी सी लेयर बनने में भी। Soil is very important because it supports plant life and enhance their growth. अब जैसा कि हम जानते हैं कि सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर है उसी में सिर्फ प्लांट उगते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसी लेयर में हम प्लांट्स उगा सकते हैं। ना ही तो हम बर्फ़ में पौधे उगा सकते हैं, ना हम पानी में उगा सकते हैं, ना ही हम हवा में उगा सकते हैं, ना ही चट्टानों के ऊपर उगा सकते हैं। तो हमें सॉइल चाहिए ही चाहिए पेड़ पौधे उगाने के लिए। और कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से अपने जीवन के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए ये सॉइल की जो लेयर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नॉट ओनली सपोर्ट्स प्लांट्स बट ऑल्सो रिप्लेनिशेस ग्राउंड वाटर। अब जो ये ऊपर की जो एक लेयर है सॉइल की, वो ना केवल हमारे पेड़ पौधे उगाने में हमें हेल्प करती है, बल्कि साथ ही साथ वो हमें हेल्प करती है जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको इन्हांस करने में, उसको बढ़ाने में। क्योंकि जो सॉइल है ज़्यादा, जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ बारिश ज़्यादा होगी और वहाँ पर उतने ही ज़्यादा पानी जो है वो ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो बढ़ेगा और हमें ज़्यादा अच्छे अमाउंट में फ्रेश वाटर पीने को मिलेगा। अब अगले पेज पर चलने से पहले ये हम एक बार देख लेते हैं मैप। इस मैप में आप देखिए यहाँ पर पूरी इंडिया में जो अलग अलग तरह की सॉइल मिलती है उनके बारे में दिखाया गया है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक लावा सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल। तो ये सारी तरह की सॉइल इंडिया में मिलती है और इनको अलग अलग पर्टिकुलर कलर से मैप में दिखाया गया है कि कौन सी
सॉयल इंडिया के कौन से पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। चलिए अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ देखिए, विजिट अ नर्सरी विद योर पेरेंट्स, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड प्लांट्स, देन शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर फ्रेंड्स। तो यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। आप किसी भी नर्सरी में विज़िट कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ और वहाँ के जितने भी तरह की आपको वहाँ सॉइल देखने को मिलती है, जितने भी तरह के वहाँ आपको पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में देखिए, उनकी जानकारी हासिल कीजिए और जो भी आपको वहाँ पर एक्सपीरियंसेस हुए वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नो मोर। इट टेक्स अबाउट 100 to 1000 ईयर्स टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है इसी चैप्टर में कि बहुत लंबा टाइम लगता है सॉइल को बनने में, तो अब यहाँ देखिए बताया उन्होंने कि 100 से 1000 साल तक लगते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे लिए सॉइल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं फिर से। टाइप्स ऑफ सॉइल्स। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑन विच द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज डिपेंड्स इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। अब जो फर्टिलिटी है हमारे सॉइल की, उसी पर डिपेंड होते हैं कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कितनी अच्छी तरह से उस पर्टिकुलर एरिया में उगेंगे। हैं बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो प्रभावित होती है। All soil types are not equally fertile because they are composed of different types of materials। अब हर तरह की सॉइल इक्वल फर्टाइल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होती है। अलग अलग सॉइल अलग अलग मटेरियल्स से मिलकर बनी है, तो जिसकी वजह से उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो भी अलग अलग होता है। Besides this, climate, vegetation and availability of water also affect the fertility of soil। अब अलग अलग मटेरियल से बनी है सॉइल, इसलिए उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो अलग अलग है। लेकिन इसके अलावा भी उस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट, उस पर्टिकुलर एरिया का वेजिटेशन, वहाँ पे वाटर कितनी मात्रा में अवेलेबल है, इन सारी चीज़ों का असर भी उस पर्टिकुलर एरिया की सॉइल की फर्टिलिटी पर पड़ता है। इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट डिसाइड्स द प्रोड्यूस ऑफ अ प्लेस। अब इंडिया में जैसा कि हमने पिछले मैप में भी देखा कि बहुत अलग अलग तरह की सॉइल है और वो इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में है। तो अलग अलग एरियाज़ की जो सॉइल है उसकी क्वालिटी पर डिपेंड होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो प्रोडक्शन होगा वो किस तरह का होगा, यानी कौन सी पर्टिकुलर फसल वहाँ उगाई जा सकती है और कितनी क्वांटिटी में उगाई जा सकती है। लेट अस रीड एंड नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। चलिए अब पढ़ते हैं कि इंडिया में कितनी तरह की सॉइल मिलती है। सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स। अब जैसा कि आपने मैप में भी देखा है, जो एलुवियल सॉइल है वो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती है, साथ ही साथ जो कोस्टल प्लेन्स है यानी कि जो समंदर से लगते हुए जो एरियाज़ हैं इंडिया के, वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इट इज़ मेड ऑफ फाइन सैंड एंड सिल्ट। अब ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो ये बहुत अच्छी सैंड से और बहुत अच्छी सिल्ट से मिलकर बनी हुई है। दीज आर कैरिड और वॉश्ड डाउन बाय द रिवर्स दैट फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज एंड द हिल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। अब सिल्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिल्ट एक बहुत ही बारीक मिट्टी होती है जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है पहाड़ों से, और जब नदियों का जहाँ पर जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है तो वहाँ पर ये मिट्टी जमती जाती है, उसे हम कहते हैं सिल्ट। तो जब पहाड़ों से नदियाँ बहकर आती है तो वो वहाँ से पूरी जितनी भी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो सब मिक्स करके और वहाँ की जो मिट्टी है उसको भी अपने साथ पीसते हुए, वहाँ की रॉक्स को भी अपने साथ लेकर आते हुए आती हैं। तो उस बहाव के साथ वो सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं और पिस जाती है, और जैसे ही नदियाँ प्लेन एरिया में आती हैं वहाँ उनका बहाव कम होता है और वहाँ वो इस सिल्ट को छोड़ती हुई चली जाती हैं नदियाँ आगे की तरफ। तो ऐसे में जो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर कि फ़्लो कम है रिवर्स का, वहाँ के एरियाज़ में जो हमें सिल्ट मिलती है या जो सॉइल मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। द फाइन सैंड एंड सिल्ट गेट डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स ड्यूरिंग एनुअल फ्लडिंग। तो ये जितनी भी सैंड और सिल्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वहाँ पर छोड़ दी जाती है रिवर्स के द्वारा, यानी वहाँ पर डिपॉजिट कर दी जाती है। इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टबैको, ऑयल सीड्स, पल्सेस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
तो ये जो सॉइल है एलुवियल सॉइल, इसमें हम बहुत अलग अलग तरह की फसल उगा सकते हैं। जैसे कि इसमें यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं, राइस, व्हीट, मेज, शुगर केन, टबैको, ऑयल सीड्स वगैरह। ये सारी जितनी भी फसल हैं वो हम इस एलुवियल सॉइल में उगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड लावा सॉइल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम solidification of lava. It is the molten rock that flows through cracks and cuts on the earth's surface. It is black in color. अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल यानी कि काले रंग की होगी। और साथ ही साथ में ये बनती कैसे हैं, ये बनती है लावा से। अब जो पृथ्वी पर क्रैक आ जाते हैं अलग अलग जगहों पर, हमें पता है वहाँ से जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकलता है, और जब वो मैग्मा बाहर निकल के ठंडा हो जाता है तो उससे ये सॉइल बनती है, जिसकी वजह से इसका रंग काला होता है। और ये उन्हीं एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ पर कि मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता रहता है। It is found in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. Black soil can hold large amounts of water. This quality makes it suitable for growing cotton and sugarcane. Wheat, millets, tobacco and oil seeds are also grown in this type of soil. अब जो ये सॉइल है इंडिया के कौन कौन से पार्ट में मिलती है, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। और ब्लैक सॉइल की एक क्वालिटी क्या है, वो है कि ये पानी को बहुत अच्छे से होल्ड कर पाती है, यानी कि इसमें पानी बहुत जल्दी समा जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर पानी रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो और बहुत जल्दी उड़ जाए, इसमें काफ़ी टाइम तक वो पानी प्रिजर्व रहता है। तो जिसकी वजह से ये जो सॉइल है वो सूटेबल है किसकी ग्रोथ के लिए, कॉटन और शुगर केन की। इसके अलावा यहाँ पर व्हीट, मिलेट, टबैको एंड ऑयल सीड्स भी उगाए जाते हैं, उनके लिए भी जो ये सॉइल है वो सूटेबल है। नेक्स्ट हमारी आती है रेड सॉइल। रेड सॉइल कैनॉट रिटेन मॉइस्चर। टू मेक इट फर्टाइल फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर्स टू इट। अब जो रेड सॉइल है उसमें हमने देखा ब्लैक सॉइल में बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर रहता है, पानी को वो कंटेन करके रख पाती है अपने पास। लेकिन जो रेड सॉइल है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है। तो जितने भी फार्मर्स हैं इस वजह से उसमें उन्हें उस सॉइल में फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए। इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका, some parts of Maharashtra, Andhra Pradesh, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड। तो जो ये रेड सॉइल है ये अपने इंडिया के कई अलग अलग पार्ट्स में मिलती है, जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटका है। इसके अलावा कुछ पार्ट्स हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड के भी। वंस manure is added, cotton, wheat, rice, groundnuts, millets and pulses can be grown in this soil. जब इसमें मेन्योर यानी कि खाद जब इसमें डाल दी जाती है या फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं सॉइल में, तो उसके बाद ये फर्टाइल हो जाती है और इसमें कई अलग अलग तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं, जैसे कि कॉटन, व्हीट, राइस, ग्राउंडनट्स और मिलेट और पल्सेस वगैरह। अब हम देखते हैं MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज द डैश ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। A, fertility, B, color or C, smell, and the correct answer is A, fertility. Second, dash soil is very fertile. A, red, B, black or C, alluvial, and the correct answer is of course C, alluvial. Now come to the next topic of this chapter. Laterite soil. Laterite soil develops as a result of leaching in places of heavy rainfall. This soil is also not fertile as all its nutrients are lost due to leaching. It has to be replenished with manure to grow crops. अब जो लेटराइल सॉइल होती है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है बिकॉज ऑफ लीचिंग। लीचिंग क्या होता है कि किसी भी सॉइल में कुछ भी केमिकल्स डालकर उसके अंदर के जो मिनरल्स हैं उनको निकाल लेना, तो जिसकी वजह से वो जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरह की सॉइल में हम कुछ भी पेड़ पौधे उगा ही नहीं सकते, तो इस तरह की सॉइल में मैन्योर यानी कि खाद या फिर कुछ फर्टिलाइज़र्स डालकर हम उसे फिर से इस लायक बना लेते हैं कि उनमें पेड़ पौधे या कोई भी फसल उगाई जा सके। इट इज़ फाउंड इन अ फ्यू एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, केरला, बिहार, आसाम एंड मेघालय। जैसा कि यहाँ आपने देखा कि इंडिया की काफ़ी सारी स्टेट्स है जहाँ पर कि ये इस तरह की सॉइल पाई जाती है, जहाँ पर कि हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर की हेल्प से। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स एंड ग्राउंडनट्स। तो इस तरह की सॉइल में ज़्यादातर मिलेट्स और ग्राउंडनट्स ही उगाए जाते हैं। दिस सॉइल in coastal plains is irrigated by water from canals and rivers. It is enriched with manure and made fit to grow rice and sugarcane. Laterite soil is also used for making bricks. अब हम ये नहीं कह सकते कि ये सॉइल पूरी तरह से ही यूज़लेस है, हम इसमें फर्टिलाइज़र्स डालकर इसको इस्तेमाल करते हैं। और जो इंडिया के कुछ कोस्टल एरियाज़ हैं, जो कोस्टल प्लेन्स, वहाँ पर कैनाल्स के थ्रू या फिर रिवर्स के थ्रू सिंचाई की जाती है, क्योंकि कोस्टल एरिया में नज़दीक तो समंदर होता है लेकिन खारे पानी से सिंचाई तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वहाँ पर कैनाल्स बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर इनके खेतों में इरिगेशन की जा सके। और साथ ही साथ में इसमें मैन्योर डालकर ये काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, तो ऐसे में यहाँ पर राइस और शुगर केन उगाई जाती है। इसके साथ ये जो लेटराइट सॉइल है और भी काम के लिए इस्तेमाल में होती है, जैसे कि ब्रिक्स बनाना, ईंटें बनाने के लिए भी लेटराइट सॉइल का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माउंटेन सॉइल। एज द नेम सजेस्ट्स, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन हिली एरियाज। द सॉइल इज़ वेरी कोर्स। इट इज़ रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस इज़ a natural fertilizer that is formed from decomposed dead leaves and plants। अब जैसा कि नाम से ही पता लगता है, जो माउंटेन सॉइल है वो पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है और ये जो बनती है वो ह्यूमस से मिलकर बनती है। और जो ह्यूमस होता है वो होता है कि जो भी डेड लीव्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं, वो जब सड़ जाते हैं और जो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, तो उस पूरे मिक्सचर से मिलकर ये जो माउंटेन सॉइल है वो बनती है। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब जो सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली, सॉइल के भी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो होती है यहाँ पर मतलब इस ह्यूमस से बनी हुई। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश हैव माउंटेन सॉइल। वीट, बार्ले, मेज, फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी एंड स्पाइसेस ग्रो वेल इन दिस टाइप ऑफ सॉइल। अब ये सॉइल में जैसे हमने पढ़ा कि इसमें ह्यूमस होती है, तो उसकी वजह से ये जो सॉइल है इसमें अलग से फर्टिलाइज़र्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें नेचुरली अपने आप ही फर्टिलाइज़र्स होते हैं। तो जो ये सॉइल है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और इस फर्टिलिटी की वजह से यहाँ पर वीट, बार्ले, मेज, फ्रूट्स, कॉफ़ी, टी और बहुत अलग अलग तरह के मसाले उगाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं डेजर्ट सॉइल और सैंडी सॉइल। डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन एरिड रीजन। एरिड मीन्स सूखा एरिया। तो जो डेजर्ट सॉइल है वो ऐसे रीजन में पाई जाती है जहाँ पर कि सूखा ज़्यादा होता है, यानी कि वहाँ पर बारिश बहुत कम अमाउंट में होती है, या कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बारिश होती ही नहीं है। तो ऐसे इलाकों में ये डेजर्ट या सैंडी सॉइल पाई जाती है। दिस सॉइल इज़ सैंडी एंड नॉट फर्टाइल। अब जैसे कि नाम से ही लगता है डेजर्ट सॉइल, तो ये ज़्यादा सैंडी होती है, मतलब रेतीली होती है, और ये बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती है। As deserts receive little or no rainfall, the sandy soil needs a lot of water for growing crops। अब जैसा कि हमें पता है डेजर्ट में जो रेन है या तो ना के बराबर होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है। तो ऐसे में जो सॉइल है वहाँ की वो सैंडी है, मतलब बहुत रेतीली है। तो वहाँ पर अगर हमें कुछ उगाना है तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पर इरिगेशन के लिए या किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए। Wheat, millets, barley, maize and pulses can be grown if water is available for irrigation। यहाँ पर कुछ फसलें हैं जो उगाई जा सकती हैं, जैसे वीट है, मिलेट है, बार्ले है, मेज़ है, पल्सेस हैं। ये हम उस तरह की सॉइल में उगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि वहाँ पर वाटर अवेलेबल होना चाहिए। अदरवाइज डेजर्ट सॉइल ओनली सपोर्ट्स कैक्टी, बुशेस एंड श्रब्स। तो अगर वहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में डेजर्ट सॉइल में जो अपने आप उग सकता है वो सिर्फ कैक्टस वगैरह हैं या फिर कीकर हैं, इस तरह के जो बुशी प्लांट्स हैं या छोटी छोटी श्रब्स हैं, झाड़ियाँ हैं, सिर्फ वही उग पाती है वहाँ पर, अगर वहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं है तो वैसे इसमें यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ। राजस्थान में जैसा कि है इंदिरा गांधी कैनाल, उसके थ्रू वहाँ पर पानी पहुँचाया गया है और वहाँ पर अब वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उन्होंने अपने खेत बनाए हैं और वहाँ पर वो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू इरिगेशन करते हैं अपनी फसल में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन।
रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है कि जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है यानी कि जो हमारी सॉइल है उसको पृथ्वी से हटा देना। और इसकी बहुत सारे रीजंस हैं कि जैसे मान लीजिए हवा से, अब बहुत तेज़ आंधी चली और वो जो हमारी पूरी ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको उड़ा के लेके चली गई, या फिर मान लीजिए पानी का बहाव बहुत तेज़ आया या कहीं पर बाढ़ आ गई, तो उस बाढ़ की वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर है वो तो पानी के साथ बह जाएगी। तो इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, पुलिंग आउट ग्रासेस एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स मेक द सॉइल लूज। अब जो सॉइल इरोजन है, जो सॉइल हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किन किन कारणों से इरोज होती है यानी कि बह जाती है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उनमें सबसे पहला रीज़न यहाँ दिया गया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी जो इंसानों ने जो काम किए हैं जिनकी वजह से कि सॉइल इरोजन होता है, जैसे कि सबसे पहले कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़, के इंसानों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया है। अब जो पेड़ पौधे हैं सिर्फ वही तो सॉइल को होल्ड करके रख सकते हैं, अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सॉइल इरोजन तो होगा ही। इसके अलावा पुलिंग आउट ग्रासेस, अब जैसे कि वो अब किसी भी एरिया को क्लीन करने के, साफ़ सफाई के चक्कर में वहाँ से घास निकाल देते हैं। उस घास को निकालने की वजह से जो नीचे जो मिट्टी बची है वो उस मिट्टी को तो ईजिली पानी के साथ बहाया भी जा सकता है, या वो अगर आंधी चली, हवा चली तो वो मिट्टी ऊपर की लेयर उड़ भी जाएगी उसमें। लेकिन अगर वहाँ पर घास है तो वो घास या वो पेड़ पौधे उस सॉइल को होल्ड करके रखते हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं इनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ दी गई है वो है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मीन्स पहले हम देखते हैं कि जब हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कम थी या पूरे वर्ल्ड में ही पॉपुलेशन कम थी तो जो प्लेन एरियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा थे, ग्रास लैंड बहुत ज़्यादा थे उस वक्त। तो जितने भी एनिमल्स थे उनको छोड़ दिया जाता था, वो ग्रास लैंड में अपने आराम से घास खा के आ जाते थे। तो कई बार ऐसा होता है एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हमें लगता है बहुत ज़्यादा घास है, वहाँ एनिमल्स को छोड़ दिया, वो खाते रहते हैं और इस तरह से एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ की पूरी घास को वो ख़त्म कर देते हैं। इसे हम कहते हैं ओवरग्रेजिंग। तो उस ओवरग्रेजिंग की वजह से जब घास पूरी ख़त्म हो गई और नई घास उगने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से जो सॉयल है वो लूज़ पड़ जाती है और सॉयल इरोजन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी द लूज सॉयल अवे इफ़ देयर इज़ नॉट एनफ वेजिटेशन टू होल्ड इट। तो अगर मान लीजिए जो रेन वाटर है या बहुत तेज़ हवा चली, बहुत तेज़ बारिश आई, इन चीज़ों से भी सॉइल इरोजन बहुत जल्दी होता है अगर सॉइल लूज़ है। तो अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास है, बहुत ज़्यादा पर पेड़ पौधे आपने उगाए हुए हैं, तो ऐसे एरिया में तो सॉइल इरोजन आसानी से होगा नहीं, चाहे वहाँ पर कितना बारिश बरसे या कितनी भी तेज़ हवा चले। हाँ, इतना हो सकता है कि पेड़ टूट कर गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ की आंधी आपके सॉइल को उड़ा के ले जाएगी। लेकिन अगर पहले से ही इंसानों ने पेड़ पौधे काट दिए हैं या घास को निकाल दिया है या एनिमल्स ने ओवरग्रेजिंग कर दी है जिसकी वजह से जो सॉइल है लूज़ हो गई है, तो ऐसे में जो रेन वाटर है या जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो इजीली वहाँ की जो सॉइल को उड़ा कर ले जाती हैं अगर वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन या वेजिटेशन का मतलब होता है कि वहाँ पर एक प्रॉपर अमाउंट में ग्रीनरी अगर नहीं है तो ऐसे में जो सॉइल है वो लूज़ हो जाती है और आसानी से इरोज हो जाती है। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन के कारण तो हमने पढ़ लिए, अब इन सारे जो हमने कारण पढ़े हैं इनको रोकने के लिए या सॉइल इरोजन को रोकने के लिए भी तो हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। तो वो कौन कौन से कदम हैं जिनके हेल्प से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सबसे पहले है मोर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड एंड डिफॉरेस्टेशन मस्ट बी स्टॉप्ड। तो सबसे पहला है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करनी चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को यानी कि जंगलों को काटना रोकना चाहिए हमें, जिसकी वजह से कि जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारे पौधे हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे, इरोजन नहीं होगा। सेकंड, हिल स्लोप्स शुड बी कवर्ड विद वेजिटेशन टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब हमने देखा है बहुत सारे पहाड़ या पहाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनकी की जो मिट्टी होती है वहाँ से पूरे पेड़ पौधे निकाल दिए गए हैं, इवन वहाँ से ग्रास भी निकाल दी गई है, जिसकी वजह से कि जब हवा चलती है तो उन हिल्स के ऊपर से वो उनकी सॉइल को इरोज करके ले जाती है। तो दूसरा हमने क्या करना है कि जितने भी हिल स्लोप्स हैं,
ठीक है, वहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन को बढ़ाना है। अगर मान लीजिए वहाँ हम पेड़ नहीं लगा सकते तो घास ही उगने देते हैं, एक नेचुरल वेजिटेशन बनने देते हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से कि ना केवल सॉइल इरोजन रुकेगा बल्कि एक नेचुरल ब्यूटी भी क्रिएट होगी वहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है फील्ड्स शुड नॉट बी कैप्ट बैरन। अब जितने भी फील्ड्स हैं, जितने भी ओपन स्पेसेस हैं, जो ओपन एरियाज़ हैं, उन्हें हमें बैरन नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें अगर हमने कोई फसल उगानी है तो फसल उगा लेते हैं, अगर फसल नहीं उगानी है तो उसमें पौधे लगा लीजिए, उसमें पेड़ लगा लीजिए, उसमें घास लगा दीजिए, ताकि और कुछ नहीं तो एनिमल्स के ही चरने के काम आएंगे। लेकिन अगर हम उस पूरे एरिया को खाली छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वहाँ का जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर अपने आप ही इरोजन शुरू हो जाएगा। तो हमें इरोजन को रोकने के लिए उस लैंड एरिया को यूज़ करना है ग्रीनरी के लिए, मकान बनाने के लिए नहीं, ग्रीनरी के लिए यूज़ करना है ताकि सॉइल इरोजन रुक सके। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर ग्रेजिंग मस्ट बी स्टॉप्ड। ओवर ग्रेजिंग को हमने रोकना है। अगर मान लीजिए एक ही एरिया में जो एनिमल्स हैं बार बार वो ग्रेजिंग के लिए जा रहे हैं तो उस एरिया का जो घास है वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, साथ ही साथ जो सॉइल है वो भी लूज़ पड़ जाएगी। तो एनिमल्स को हमने उस एरिया में अगर उन्होंने खा ली है घास तो अगले कुछ टाइम के लिए हमें उसे किसी और एरिया में छोड़ना चाहिए, और उस एरिया में जैसे पानी डाल दे, उनमें सिंचाई कर दे, तो जिसकी वजह से जो नेचुरली जो घास है वो तो अपने आप ही उग जाती है, तो उस वजह से जो घास अपने आप उग जाएगी तो उस सॉइल को होल्ड करके रखेगी। तो ओवर ग्रेजिंग को भी हमें रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल शुड बी enriched by adding natural or organic fertilizers like cow dung, compost and humus। साथ ही साथ जो सॉइल है हमें उसकी फर्टिलिटी को भी बढ़ाना है, क्योंकि अगर फर्टिलिटी बढ़ेगी तो उसमें अपने आप ही कुछ ना कुछ उगता भी रहेगा, चाहे घास ही उगे चाहे कुछ भी उगे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उगता रहेगा अगर सॉइल फर्टाइल है। तो हमने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है किसके थ्रू? नेचुरल फर्टिलाइज़र्स डाल के, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स या केमिकल फर्टिलाइज़र्स डाल के नहीं। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स जैसे काऊ डंग, गाय का गोबर डालना उसमें, या फिर जो कहें कि बहुत बार जो पत्ते होते हैं और जो खाने का सामान है वो जो सड़ जाता है वो भी एक बहुत अच्छी खाद बनती है, वो डालकर, या फिर जैसे कि हमने पढ़ा ह्यूमस डालकर, ह्यूमस भी वही होता है जो डेड प्लांट्स होते हैं, उनके लीव्स होते हैं, जो वो सब जो एक खाद बनाते हैं, वो सब खाद डालकर हमने सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के थ्रू। लास्ट पॉइंट है हमारा टेरेस फार्मिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज़। जैसा कि हम जानते हैं जो हिली एरियाज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्लेन एरिया नहीं होता जहाँ पर कि खेती बाड़ी की जा सके, और ऐसे एरियाज़ में अब क्योंकि बारिश तो होती ही रहती है तो बहुत जल्दी सॉइल इरोजन पॉसिबल है वहाँ पर होना। तो ऐसे में हमें वहाँ पर महत्व देना चाहिए टेरेस फार्मिंग को। टेरेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ीदार खेत। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी इतने स्पीड से वहाँ से नहीं बह पाता है, तो जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। दूसरा ये है कि टेरेस फार्मिंग के थ्रू आपको वहाँ पर एक छोटा सा एरिया मिल जाता है जिसमें आप खेती कर सकते हैं, और जिसकी वजह से ना केवल आपको खाने का सामान मिलेगा बल्कि जो सॉइल है उसको भी वो जो फसल है होल्ड करके रखेगी, तो सॉइल इरोजन भी रुकेगा और साथ ही साथ खाना भी मिलेगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।